क्या आपने एक पैटर्न नोटिस किया है? चुनाव से ठीक पहले ईडी अचानक से ओवर एक्टिव हो जाती है। पुरानी फाइलें खुलती हैं, छापे पड़ते हैं, लेकिन यहीं पर एक सवाल होता है कि टारगेट लगभग हमेशा ओपोजिशन लीडर्स ही क्यों होते हैं। The Mamata Banerjee versus ED showdown has escalated. Mamata Banerjee has accused Enforcement Directorate of snatching party data. ईडी कार्रवाई नहीं कर रही है, ईडी इलीगली चोरी कर रही है। बंगाल इलेक्शन के एक महीना पहले वो जाग उठा, उनको कार्रवाई का सोच याद आ गया, तो ये बोलेंगे छापा नहीं, ये डाका डाले ईडी और हमारा सारा इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उधर नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस भेजा है। अब इन केसेस को आप बाय चांस कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन पिक्चर यही खत्म नहीं होती। गैर बीजेपी राज्यों में देखिए, कहीं इलेक्टेड गवर्नमेंट गिर जाती है तो कहीं गवर्नर्स इतने एक्टिव हो जाते हैं कि चुनी हुई सरकार काम ही नहीं कर पाती। Chief Minister Kamal Nath resigned 2 hours before his floor test. After a week-long drama in the assembly and at a Mumbai hotel, the Karnataka government has fallen. बड़ी खबर है, फ्लोर टेस्ट से पहले ही उद्धव ठाकरे ने दे दिया है इस्तीफा। अब यहाँ तक आते आते हम एक ही तरह की पावर को काम करते देख रहे हैं, एग्जीक्यूटिव पावर। और किसी भी डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव पावर पर सबसे बड़ा चेक होता है इलेक्शंस के जरिए, और इलेक्शंस के बीच में खड़ा होता है इलेक्शन कमीशन, जिसका काम होता है रेफरी का। लेकिन आज परसेप्शन ये बन रहा है कि रेफरी ही मैच का स्कोर तय कर रहा है। अब यहाँ तक भी कोई इसे कोइंसिडेंस कह सकता है, लेकिन फिर आता है सबसे क्रिटिकल इंस्टीट्यूशन देश का सुप्रीम कोर्ट। लीडर ऑफ ऑपोजिशन सबूतों के साथ कह रहा है कि वोट चोरी हो रही है, लेकिन जनता के ही टैक्स के पैसों से चलने वाला सुप्रीम कोर्ट कर क्या रहा है? सिर्फ तारीख पर तारीख देने का काम। ये 6 साल का बच्चा, 90 साल का बुजुर्ग, ये सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं। जरा आप खुद सोचिए, एक लोकतंत्र में आपके वोट से ज्यादा जरूरी आखिर क्या हो सकता है? लेकिन फिर भी इतने सेंसिटिव मुद्दे पर फाइनल डिसीजन से पहले ही पूरा बिहार इलेक्शन हो जाता है। वोटिंग भी, काउंटिंग भी, गवर्नमेंट भी बन जाती है, लेकिन सुनवाई अभी भी चल ही रही है। अब सवाल ये नहीं है कि ये सब अलग अलग क्यों हो रहा है, असल सवाल ये है कि ये सब एक ही डायरेक्शन में क्यों जा रहा है। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर एक लार्जर पैटर्न जहां टारगेट सिर्फ ऑपोजिशन नहीं बल्कि आपका वोट, आपका डेमोक्रेटिक राइट और वो सिस्टम जिस पर पूरा लोकतंत्र टिका होता है। आज डॉट कनेक्टर के इस पहले एपिसोड में हम कनेक्ट करेंगे 6 ऐसे डॉट्स जो अगर टाइमलाइन में रखे जाएं तो एक क्लियर पैटर्न सामने आता है। एक ऐसा पैटर्न जो दिखाता है कि पिछले 10 सालों में जुडिशरी पर इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कितनी सिस्टमैटिक कोशिशें हुई हैं। और एक बात साफ कर दूं, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, ये ओपिनियंस नहीं, ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं जिन्हें हम स्टेप बाय स्टेप कनेक्ट करेंगे। पहला डॉट, क्या सरकार ने एक नया कानून बनाकर जजेस के अपॉइंटमेंट सिस्टम को ही हाईजैक करने की कोशिश की थी? दूसरा डॉट, क्या सरकार जजेस की अपॉइंटमेंट फाइल्स महीनों या सालों तक लटका कर रखती है ताकि जुडिशरी पर प्रेशर बनाया जा सके? तीसरा डॉट, क्या हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज आईबी और रॉ का इस्तेमाल जजेस की पॉलिटिकल स्क्रीनिंग के लिए किया जा रहा है? चौथा डॉट, क्या जजेस के ट्रांसफर्स अब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बन चुके हैं? पांचवा डॉट, क्या पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवार्ड्स की तरह इस्तेमाल करके जुडिशरी को साइलेंटली कंट्रोल किया जा रहा है? छठवां डॉट, मीडिया नैरेटिव्स और पॉलिटिकल टारगेटिंग के थ्रू क्या जजेस को डराने की कोशिश की जा रही है? 2014 में नई सरकार सत्ता में आते ही एक नया कानून लेकर आई। नाम था NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। सरकार का लॉजिक सिंपल था, अब जजों की अपॉइंटमेंट्स सिर्फ जजेस नहीं करेंगे, इस प्रोसेस में गवर्नमेंट भी शामिल होगी। कलीजियम सिस्टम हटेगा और उसकी जगह एक कमेटी बनेगी जिसमें जजेस के साथ साथ सरकार के मंत्री और नौकरशाह भी बैठेंगे। ऊपर ऊपर से देखने पर यह एक रिफॉर्म जैसा लगता है, लेकिन सवाल इंटेंशन का नहीं, इंपैक्ट का था। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा, यह कानून जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पर सीधा असर डालता है और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है। यानी सरकार का यह तर्क कि हम सिर्फ ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, कोर्ट को कन्विंसिंग नहीं लगा, इसलिए NJAC को पूरी तरह स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। अब यहाँ एक ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है,
ये पहली बार था जब सरकार ने जुडिशरी के अपॉइंटमेंट सिस्टम को कानून के जरिए बदलने की सीधी कोशिश की, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जब कानून के रास्ते कंट्रोल नहीं मिला तो स्ट्रेटेजी बदलती है और यहीं से एक्टिव नॉन कोऑपरेशन का फेज शुरू होता है, जहां कलीजियम जो नाम भेजती है, सरकार उन फाइल्स पर कोई एक्शन नहीं लेती। महीनों बल्कि सालों तक उन फाइल्स को लटका कर रखा जाता है। अप्रैल 2016 टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट को देखिए। देश के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने पीएम मोदी के सामने रोते हुए एक सवाल पूछा, क्या 18,000 जज 3 करोड़ केस संभाल सकते हैं? मतलब एक जज पर औसतन 1666 केसेस का बर्डन। और ये कोई एग्जॉजरेटेड फिगर नहीं है, खुद सीजीआई ने प्रधानमंत्री के सामने कहा था। उन्होंने कहा जजों की नियुक्ति में आखिरी फैसला किसका हो, कलीजियम का या सरकार का? इस टकराव की वजह से हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में सैकड़ों पद खाली पड़े हैं, लेकिन मोदी सरकार चुप रही। सिर्फ कुछ महीनों बाद उन्होंने फिर एक मंच से ये मुद्दा उठाया। अगस्त 2016 इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट को देखिए। इसमें एक बार फिर सीजीआई टीएस ठाकुर ने जजेस अपॉइंटमेंट को लेकर मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए। सीजीआई ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर आपने हमारे लोकप्रिय और राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री को 1.5 घंटे बोलते सुना। मैं भी सुन रहा था और उम्मीद कर रहा था कि न्यायपालिका की बात होगी, जजों की नियुक्ति पर बात होगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने न्यायपालिका का कहीं जिक्र नहीं किया। सोचिए, देश के सीजीआई की तरफ से इतना सब कहने के बावजूद भी मोदी सरकार इंटेंशनली डिले और चुन चुनकर जजेस के नामों को लगातार रिजेक्ट करने में लगी थी। ये पैटर्न कई जजों की नियुक्तियों और तबादलों में साफ तौर पर देखा गया। और फिर कुछ ही हफ्तों बाद वो हुआ जिसने इस पूरे विवाद को आग लगा दी, क्योंकि अब सरकार ने जो कदम उठाया वो अनएक्सपेक्टेड था। नवंबर 2016 इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट देखिए। कलीजियम ने हाई कोर्ट के लिए 77 जजेस के नाम भेजे थे, लेकिन मोदी सरकार ने इनमें से 43 नाम वापस लौटा दिए, ऑलमोस्ट हाफ। सरकार का ऑफिशियल स्टैंड ये था कि कुछ नाम रिकंसीडर किए जाएं, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये सिर्फ रिकंसीडरेशन नहीं था, ये मैसेज था, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। 1 साल पहले एनजीएसी स्ट्राइक डाउन हो चुका था और सरकार चाहती थी कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस बदले, सरकार की भूमिका बढ़े, लेकिन जुडिशरी इंसिस्ट कर रही थी कि कलीजियम सिस्टम ही चलेगा जब तक कि कोई नया मॉडल एक्सेप्टेबल ना हो। और फिर एक ट्विस्ट आया। जिन 43 नामों को सरकार ने एडवर्स इंटेलिजेंस इनपुट्स कहकर रोका था, कलीजियम ने वही सारे नाम दोबारा भेज दिए। मैसेज साफ था, अब अप्रूव करना ही होगा। वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ की स्क्रीनिंग को एक साइलेंट वीटो पावर की तरह इस्तेमाल करने लगी। इसका खुलासा जनवरी 2023 में हुआ, जब कलीजियम ने पहली बार रॉ और आईबी की सीक्रेट रिपोर्ट्स को पब्लिक कर दिया। वैसे तो ये फाइल्स कॉन्फिडेंशियल रहती हैं, एक आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर, लेकिन सरकार द्वारा बार बार जजेस के नामों पर रोक लगाए जाने की वजह से कलीजियम ने तंग आकर इस बार ये फाइल पब्लिक डोमेन में डाल दी। और उसके बाद जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। इनमें सबसे पहला नाम है एडवोकेट आर जॉन सज्जन। कलीजियम ने उनका नाम मद्रास हाई कोर्ट के लिए रेकमेंड किया था, लेकिन सरकार ने उनकी फाइल रोक दी और वजह बताई कि आईबी की रिपोर्ट में एडवर्स कमेंट्स हैं। अब सवाल यह है कि ये एडवर्स कमेंट्स आखिर थे क्या? आईबी की रिपोर्ट में लिखा गया कि सज्जन ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पोस्ट और आर्टिकल शेयर किए हैं जो सरकार और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं, और इसी आधार पर निष्कर्ष ये निकाला गया कि उन्हें जज अपॉइंट नहीं किया जा सकता। दूसरा नाम था सोमशेखर सुंदरेशन। पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनका नाम रेकमेंड किया और फिर सुप्रीम कोर्ट कलीजियम ने भी उनकी नियुक्ति की सिफारिश सरकार को भेज दी, लेकिन लॉ मिनिस्ट्री ने उनकी फाइल वापस लौटा दी। वजह, यहां भी आईबी इनपुट्स की ऑब्जेक्शन आ चुकी थी। उनके ऊपर 2 एलिगेशंस लगाए गए। सबसे पहला, सरकार का कहना था कि सुंदरेशन ने पब्लिक राइटिंग में सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म किया है और ये उनकी न्यूट्रलिटी पर सवाल उठाता है। दूसरा आरोप उनके सोशल मीडिया पोस्ट और आर्टिकल को लेकर था, जहां उन्होंने मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर सवाल उठाए थे। सरकार ने इसे एंटी गवर्नमेंट स्टांस की तरह पेश किया, जबकि उनके खिलाफ कोई करप्शन एलिगेशन नहीं था। तीसरा नाम सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल।
कलीजियम ने उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट के लिए रेकमेंड किया था, लेकिन एक बार फिर रॉ की एडवर्स रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार ने उनके नाम पर भी रोक लगा दी। रॉ की रिपोर्ट में 2 ऑब्जेक्शंस बताई गई। पहली ऑब्जेक्शन ये थी कि कृपाल ओपनली गे हैं और अपने रिलेशनशिप के बारे में पब्लिक है। लॉ मिनिस्ट्री ने इसे सिक्योरिटी रिस्क बताया। दूसरी ऑब्जेक्शन उनके पार्टनर को लेकर थी। कृपाल का पार्टनर एक स्विस सिटीजन है। रॉ ने कहा कि ये फॉरेन इन्फ्लुएंस का रिस्क हो सकता है, लेकिन कलीजियम ने रॉ और लॉ मिनिस्ट्री दोनों की ऑब्जेक्शंस को खारिज कर दिया और वजह साफ शब्दों में कही, सेक्सुअल ओरिएंटेशन या फॉरेन पार्टनर होना किसी कैंडिडेट को रिजेक्ट करने का आधार नहीं हो सकता। वहीं दूसरी ओर जब सरकार पब्लिक के सामने एक्सपोज हो गई, तब लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को पब्लिक करना बहुत सीरियस कंसर्न है। उन्होंने कहा ये सेंसिटिव इनपुट होते हैं, इन्हें पब्लिक नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन कलीजियम का जवाब काफी साफ था। कलीजियम ने कहा अगर सरकार बार बार एडवर्स आईबी और रॉ रिपोर्ट्स का हवाला देगी तो जनता को भी ये जानने का हक है कि वो रिपोर्ट्स आखिर हैं क्या। इसके अलावा और भी कई मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो आईबी फिल्टरिंग को लेकर कलीजियम और सरकार के बीच हुए टकराव को लगातार रिपोर्ट करती आई है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी इस खबर को देखिए। सरकार ने ट्रिब्यूनल और कमीशन के लिए 6 फॉर्मर जजेस के नाम खारिज करने के लिए एडवर्स आईबी रिपोर्ट्स का इस्तेमाल किया। अब आप में से कई लोगों को ये लॉजिकल लग सकता है कि अगर सरकार किसी जज के बैकग्राउंड चेक के लिए आईबी फिल्टरिंग कर रही है तो इसमें गलत क्या है। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट आता है। अगर आप पैटर्न देखें तो आईबी की एडवर्स रिपोर्ट ज्यादातर उन्हीं जजेस के नामों पर आती हैं जो सरकार की आइडियोलॉजी से मेल नहीं खाते। वहीं दूसरी तरफ जिन नामों को सरकार पसंद करती है वहां इन एडवर्स रिपोर्ट्स को बाईपास करने की कोशिश की जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स की इस हैरान कर देने वाली खबर को देखिए। मोदी सरकार ने तीसरी बार एक जज का नाम रिकंसिडरेशन के लिए कलीजियम को वापस भेज दिया। वही नाम जिसे कलीजियम पहले ही 2 बार रिजेक्ट कर चुका था, और वो भी आईबी की नेगेटिव रिपोर्ट के बाद। अब सोचिए अगर आईबी की रिपोर्ट 2 बार नेगेटिव रही तो तीसरी बार सरकार ने वही नाम फिर क्यों भेजा। यहाँ कहानी और दिलचस्प हो जाती है। पहली बार 2023 में ये नाम कंसीडर हुआ। आईबी ने सुटेबिलिटी पर नेगेटिव फीडबैक दिया और कलीजियम ने प्रपोजल वापस भेज दिया। यही तक बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। अगले साल और फिर इस साल वही नाम दोबारा भेजा गया, जबकि आईबी का स्टांस वही रहा, कोई बदलाव नहीं। फिर भी सरकार ने उसे दोबारा पुश किया। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसी जिद क्यों। 2 जुलाई को कलीजियम की मीटिंग में ये मामला फिर सामने आया। जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ तीनों मौजूद थे। तीनों को ये रिपीटेशन पूरी तरह नॉनसेंस लगी। कलीजियम ने एक बार फिर उस नाम को रिजेक्ट कर दिया और यहीं से सरकार और कलीजियम के बीच का टकराव खुलकर सामने आ गया। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कौन शख्स है जिसका फीडबैक इतना नेगेटिव होने के बावजूद मोदी सरकार उसे दिल्ली हाईकोर्ट में बिठाने के लिए इतना जोर डाल रही थी। जस्टिस विक्टोरिया गौरी बीजेपी की फॉर्मर लीडर रह चुकी हैं। साल था 2023 जब कलीजियम ने मद्रास हाईकोर्ट जज के लिए उनका नाम रेकमेंड किया। इसके बाद कई सीनियर लॉयर्स ने खुलकर ऑब्जेक्शन रेज किया। क्योंकि पब्लिकली अवेलेबल कंटेंट में उनके ऐसे स्टेटमेंट सामने आए जो डीपली कंट्रोवर्शियल माने गए। ये स्टेटमेंट्स आरएसएस से जुड़े बताए गए एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर दिए गए थे, जहां इस्लाम को ग्रीन टेरर और क्रिश्चियनिटी को व्हाइट टेरर कहा गया था। Bombing is less dangerous than the kind of conversion being adopted by the aggressive Christian theologist groups, because now they are just 2.3% of our entire population of 130 crores. When they are just even being a very very small 2.3, comprising a 2.3% population, the impact is more. That now we are sitting here for more than an hour discussing how to encounter the problem of conversion. मतलब बायस को लेकर सवाल सिर्फ सस्पिशन का नहीं था, ये डॉक्यूमेंटेड ऑब्जेक्शंस थे। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने उनके अपॉइंटमेंट को लाइटनिंग स्पीड में अप्रूव कर दिया। अब यहाँ एक लॉजिकल सवाल उठता है,
अगर सरकार किसी रिकमेंडेशन को एक दिन में अप्रूव कर सकती है तो बाकी रिकमेंडेशंस महीनों तक क्यों अटकी रहती हैं? आरती साठे महाराष्ट्र बीजेपी की फॉर्मर स्पोक पर्सन रह चुकी हैं। फरवरी 2023 से जनवरी 2024 तक उन्होंने पार्टी को ऑफिशियली रिप्रेजेंट किया। उनके पिता अरुण साठे खुद लोकसभा इलेक्शन में मुंबई से बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। अब यहाँ तक सब क्लियर है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो ध्यान देने लायक है। जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनका नाम बॉम्बे हाई कोर्ट के जज के लिए रेकमेंड किया और ये यही नहीं रुकता। मोदी सरकार ने कॉलेजियम की इस रिकमेंडेशन को बिना किसी डिले के तुरंत अप्रूव कर दिया। अगस्त 2025 में आरती साठे बॉम्बे हाई कोर्ट की जज अपॉइंट कर दी गई। अब जरा इस टाइमलाइन को एक बार फिर देखिए। सिर्फ 1.5 साल पार्टी स्पोक पर्सन से सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट की जज, और यही एक सवाल उठता है, इतनी ऑर्गेनाइज्ड और इतनी फास्ट प्रोसेस आखिर किसके इशारे पर चली? अब सोचिए, जुडिशरी को सीधे कंट्रोल करना आसान नहीं है, लेकिन अपॉइंटमेंट्स को डिले करके और एक सिलेक्टिव अप्रोच रखकर प्रेशर बिल्ड करना काफी आसान हो जाता है। क्योंकि हर बार जब सरकार कोई फाइल रोकती है तो वो जजेस को एक लाउड मैसेज भेजती है, हम देख रहे हैं और हम तय करेंगे कि कौन ऊपर जाएगा। और यही असली गेम है, कॉलेजियम सिस्टम को फॉर्मली बदले बिना इनफॉर्मली वीकन करना। अब यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जुडिशरी को कंट्रोल करने की ये कोशिश सिर्फ अपॉइंटमेंट्स डिले तक सीमित नहीं रही। इसके बाद शुरू होता है पनिशमेंट का खेल। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस गोपाल सुब्रमण्यम का नाम रेकमेंड किया, लेकिन जैसे ही मोदी गवर्नमेंट सत्ता में आई, उनका नाम लिस्ट से काट दिया गया। कारण बताया गया, आईबी की रिपोर्ट में कुछ एडवर्स इनपुट्स हैं, बस इतना ही। लेकिन ट्विस्ट यही है, क्योंकि असल वजह कुछ और थी। दरअसल गोपाल सुब्रमण्यम वही व्यक्ति थे जिन्होंने इशरत जहां एनकाउंटर केस में सीबीआई से साफ कहा था जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, चाहे आरोपी गुजरात पुलिस हो या आईबी के अफसर। और याद रखिए, उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे। नतीजा ये हुआ कि सीबीआई रिपोर्ट का हवाला देकर सरकार ने उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया। कहा गया आईबी के एडवर्स इनपुट्स हैं, लेकिन कोई प्रूफ नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, सिर्फ एक लाइन एडवर्स इनपुट्स, और वो इनपुट्स आज तक पब्लिक नहीं किए गए। अब सोचिए, अगर कुछ सच में सीरियस था तो छिपाया क्यों गया? यही साइलेंस सबसे लाउड मैसेज बन गया। जस्टिस गोपाल सुब्रमण्यम झुके नहीं। उन्होंने अपने पत्र में लिखा, सरकार मुझे एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति के रूप में नहीं चाहती, क्योंकि मैंने इशरत जहां केस में सच्चाई की पैरवी की थी। उन्होंने कहा, सीबीआई और आईबी की रिपोर्ट्स का इस्तेमाल मेरे कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए किया गया, और अगर आईबी के पास मेरे खिलाफ कुछ है तो उसे पब्लिक करें। लेकिन सरकार की तरफ से आज तक कोई एविडेंस नहीं आया। आखिर में जस्टिस सुब्रमण्यम ने खुद अपना नाम वापस ले लिया और फिर वो कभी जज नहीं बने। जनवरी 2018 उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट के लिए रेकमेंड किया गया, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने उनकी अपॉइंटमेंट 7 महीनों से ज्यादा लटका कर रखी। क्यों? क्योंकि 2016 में जस्टिस केएम जोसेफ ने उत्तराखंड में बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए प्रेसिडेंट्स रूल को रद्द कर दिया था। यानी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाने का फैसला अवैध बताया गया। अगस्त 2018 में लगभग 8 महीने की खींचतान के बाद दबाव में उनकी अपॉइंटमेंट मंजूर की गई, लेकिन इस इंटेंशनली डिले की वजह से उनकी सीनियरिटी कम कर दी गई। मई 2019 में यही पैटर्न दोबारा देखने को मिला। इस बार जस्टिस अकील कुरैशी को कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की। अकील कुरैशी वही जज थे जिन्होंने 2010 में अमित शाह को सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर केस में पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया था। सरकार ने 2 महीने से ज्यादा समय तक इनकी फाइल लटका कर रखी और एमपी हाईकोर्ट के लिए किसी दूसरे जज को कार्यवाहक चीफ जस्टिस नियुक्त कर दिया। उसके बाद एक डाउनग्रेड ट्रांसफर करके उनको त्रिपुरा हाईकोर्ट भेज दिया गया। 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान जस्टिस एस मुरलीधरन ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि वो बीजेपी नेताओं के भड़काऊ भाषणों पर एफआईआर दर्ज करें, और उसी रात उनका ट्रांसफर ऑर्डर निकल गया। उनको पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। क्या इस टाइमिंग को महज संयोग कहा जा सकता है?
ओपोजिशन ने इसे मिडनाइट ट्रांसफर कहा। बार एसोसिएशन ने विरोध किया, लेकिन फिर भी ऑर्डर जारी रहा। अक्टूबर 2025 सुप्रीम कोर्ट कलीजियम ने जस्टिस अतुल श्रीधरन को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की रिकमेंडेशन दी, लेकिन मोदी सरकार के दबाव में एक बार फिर यह फैसला बदला गया और उन्हें छत्तीसगढ़ की जगह इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया। ये पहली बार था जब सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिकली एक्नॉलेज किया कि उसने सरकार के दबाव में अपना फैसला बदला। जस्टिस अतुल श्रीधरन वही जज हैं जिन्होंने कश्मीर में कई पीएसए कस्टडी ऑर्डर कैंसिल किए और पीएसए की मिसयूज पर खुलकर मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी किया। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी पर कम्युनल और ऑफेंसिव बयान देने के कारण उन्होंने बीजेपी के एक मिनिस्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश दिया। सरकार ने उनकी छत्तीसगढ़ पोस्टिंग पर आपत्ति जताई। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जस्टिस श्रीधरन सेकंड मोस्ट सीनियर जज होते और चीफ जस्टिस बनने के उनके चांसेस काफी हाई थे, यानी इन्फ्लुएंस नेचुरली बढ़ता। लेकिन उस इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करने के लिए उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया। अब देखिए, जब पनिशमेंट के जरिए मैसेज भेजने की शुरुआत हो गई तो अगला कदम था रिवार्ड्स और पोस्टिंग के जरिए लॉयल्टी को मजबूत करना। यहीं से शुरू होती है कहानी पोस्ट रिटायरमेंट पॉलिटिक्स की। भारत के चीफ जस्टिस रहे रंजन गोगोई नवंबर 2019 में रिटायर हुए और कुछ ही महीनों बाद मोदी सरकार ने उन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर दिया। अब ध्यान दीजिए, ये वही जस्टिस गोगोई हैं जिन्होंने राफेल डील, अयोध्या वर्डिक्ट और एनआरसी जैसे देश के सबसे पॉलिटिकली सेंसिटिव मामलों की बेंच लीड की। और दिलचस्प बात यह है कि इन सभी फैसलों का पॉलिटिकल बेनिफिट सीधे मोदी सरकार को मिला। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक संयोग था या एक मैसेज कि जो सिस्टम को स्मूथ चलाएगा वो सिस्टम में बना रहेगा। और ये सिर्फ एक आइसोलेटेड केस नहीं है। जस्टिस पी सदाशिवम अपने टर्म के खत्म होने से ठीक पहले उन्होंने सोहराबुद्दीन शेख फेक एनकाउंटर केस में एक बड़ा फैसला दिया। उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ दूसरी एफआईआर रद्द कर दी गई, यानी केस का सबसे बड़ा दबाव वहीं खत्म हो गया और कुछ ही समय में सरकार ने उन्हें केरल का गवर्नर बना दिया। जस्टिस अरुण मिश्रा, इनका नाम भी दो बड़े विवादों में आया। पहला जज लोया की संदिग्ध मौत का मामला जो सीधे अमित शाह से जुड़ा था। विवाद बढ़ने के बाद जस्टिस मिश्रा खुद इस केस से अलग हो गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया की मौत को नेचुरल डिक्लेयर कर दिया और जांच की मांग खारिज कर दी। दूसरा मामला सहारा बिरला डायरीज का था, जिसमें मोदी पर रिश्वत लेने के सीधे आरोप थे। जस्टिस मिश्रा की बेंच ने इस केस में भी जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया और कुछ ही समय में रिटायरमेंट के बाद सरकार ने उन्हें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरपर्सन अपॉइंट कर दिया। जस्टिस एस अब्दुल नजीर डिमोनेटाइजेशन वर्डिक्ट और अयोध्या केस दोनों में गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन दिया और सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के कुछ ही समय बाद उन्हें आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया गया। अब ये सारे केस अलग अलग दिखते हैं, लेकिन जब एक टाइमलाइन में रखे जाते हैं तो एक पैटर्न बनता है। पनिशमेंट उनके लिए जो सवाल उठाते हैं और रिवार्ड्स उनके लिए जो सिस्टम को स्मूथ चलाते हैं। दरअसल ये पूरा सिस्टम एक साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग जैसा है, क्योंकि जब एक जज देखता है कि उसके सीनियर को सरकार से प्लम पोस्टिंग मिली तो सबकॉन्शियसली वो समझ जाता है कि डिसेंट का मतलब आइसोलेशन और कोऑपरेशन का मतलब कॉन्टिन्यूएशन है। अब यहाँ एक और शॉकिंग फैक्ट आता है। कई ट्रिब्यूनल्स और कमीशंस का गठन ही इस तरह से किया गया है कि उनके हेड सिर्फ रिटायर्ड जजेस बन सके। मतलब पोस्ट रिटायरमेंट मार्केट प्लेस खड़ा कर दिया गया, जहां सरकार अपने पसंदीदा नामों को जगह देती है और बाकी को साइडलाइन। डेटा से पता चलता है कि 2018 और 2023 के बीच रिटायर हुए 21% जजों ने सरकार की तरफ से दिए गए ऑफिशियल पदों को एक्सेप्ट किया है। अब एक सवाल उठता है, बहुत सीधा सवाल। अगर एक सिटिंग जज को यह पता हो कि रिटायरमेंट के बाद उसे कुछ मिलेगा या नहीं, ये सरकार तय करेगी, तो क्या वो सरकार के खिलाफ बोल्ड जजमेंट दे पाएगा? क्या वो सीबीआई या ईडी के मिसयूज पर खुलकर सवाल उठा पाएगा? क्या वो इलेक्शन कमीशन या मीडिया की भूमिका पर कमेंट कर पाएगा? सोचिए। और अब यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि मामला अब सिर्फ अपॉइंटमेंट या पोस्टिंग का नहीं है। सरकार ने एक और रास्ता निकाला जिससे जुडिशरी की पब्लिक क्रेडिबिलिटी को धीरे धीरे सिस्टमैटिक तरीके से कमजोर किया गया।
अब देखिए, जब सरकार अपॉइंटमेंट्स और पोस्टिंग के जरिए अपना मैसेज भेज चुकी थी तो अगला कदम था पब्लिक परसेप्शन कंट्रोल करना, क्योंकि अगर जनता के दिमाग में किसी जज की क्रेडिबिलिटी गिरा दी जाए तो उसके फैसलों का मोरल इम्पैक्ट अपने आप खत्म हो जाता है। और यही हुआ पूरी तरह प्लान करके। एक वक्त था जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल वर्ड माना जाता था, लेकिन आज हालात ये हैं कि कोर्ट के जज तक को ट्रोल आर्मी और गोदी मीडिया के जरिए एंटी नेशनल, लेफ्टिस्ट, अर्बन नक्सल जैसे टैग दिए जा रहे हैं। यानी जिस इंस्टीट्यूशन को डराना नामुमकिन था उसे बदनाम करके धीरे धीरे कमजोर कर दिया गया। सबसे बड़ा उदाहरण जस्टिस चेलमेश्वर और वो 2018 की हिस्टोरिक प्रेस कॉन्फ्रेंस। 4 सिटिंग जजेस पहली बार मीडिया के सामने आए और सीधी लाइन बोली, डेमोक्रेसी इज इन डेंजर इफ जुडिशरी इज नॉट इंडिपेंडेंट। My dear friends, we are all, 4 of us are convinced that unless this institution is preserved and it maintains its equanimity, the democracy will not survive in this country or any country. For the survival of a democracy, it is said, the hallmark of a good democracy is an independent and impartial judge. अब जरा सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठा जज अगर ये लाइन बोलने को मजबूर हो जाए तो अंदर क्या चल रहा होगा। और यहीं से कहानी और डरावनी हो जाती है, क्योंकि इसके पीछे की असली वजह छुपी थी एक केस में जिसने पूरी न्यायपालिका को हिला दिया। जस्टिस BH लोया, वही जज जो उस केस की सुनवाई कर रहे थे जिसमें अमित शाह आरोपी थे, सोहराबुद्दीन फेक एनकाउंटर केस। जज लोया बार बार तारीख देते रहे लेकिन अमित शाह कभी पेश नहीं हुए। इसके बाद फिर जज लोया ने एक फैसला लिया, कंपलसरी अपीयरेंस। तारीख तय हुई 20 दिसंबर 2014 और ठीक उसके पहले 30 दिसंबर 2014 जज लोया की मिस्टीरियस डेथ हो जाती है। सरकार ने कहा यह नेचुरल हार्ट अटैक था, लेकिन परिवार ने कहा हमें नहीं लगता ये नेचुरल डेथ थी। परिवार ने यह भी दावा किया कि एक फेवरेबल फैसले के बदले 100 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। 30 डिसेंबरच्या आत निकाल पाहिजे। आमिषने त्यांना आमिषच होतं की 100 कोटी रुपये तुम्हाला देतो, तुम्ही ही पॉझिटिव्ह आमच्याकडून हे सांग। मोहित शाह म्हणजे जो चीफ जस्टिस आहे तो सांगायचा स्वतः की, आणि सिव्हिल ड्रेसमध्ये रात्री अर्ध्या रात्री बोलली। तर हे तुम्हाला कोणी भावाने सांगितलं। आणि हे लाच वगैरे देऊ केली होती वगैरे हे तुम्हाला त्यांनी कधी सांगितलं होतं? कोणती? हां, हे तो 15-20 दिवस आधी बोलला होता की हो, कारण दिवाळीला आलेला होता गावाकडे, त्यावेळेस पण तो सगळ्यांना सांगायचा। जैसे ही बात बाहर आई पूरा माहौल फट पड़ा, लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, इतना हाई प्रोफाइल मामला CJI दीपक मिश्रा ने जूनियर जजों की बेंच को ट्रांसफर कर दिया। सीनियर जजों का आरोप था कि महत्वपूर्ण केस जानबूझकर ऐसी बेंचों को दिए जा रहे हैं जो फेवरेबल डिसीजन दे सकती है। ये एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। जजों का कहना था कि जस्टिस लोया का मामला अब एक निर्णायक मोड़ पर है। यहीं से चारों जजों को लगा कि अगर अब भी चुप रहे तो जुडिशरी ही खत्म हो जाएगी। 12 जनवरी 2018 चारों जज सामने आए और सीधे आरोप लगाया CJI दीपक मिश्रा पर बेंच फिक्सिंग का। उन्होंने साफ कहा CJI बेंचों का गलत तरीके से एलोकेशन कर रहे हैं और ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या हुआ, गोदी मीडिया ने इन जजों को ऑपोजिशन एजेंडा वाला बताकर बदनाम करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कोऑर्डिनेटेड ट्रोलिंग शुरू हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने कलेजियम सिस्टम और केस एलोकेशन पर सवाल उठाए थे। और अब यहाँ एक और शॉकिंग पैटर्न दिखता है। जो जज सरकार से असहमत हुआ उसे कहा गया बाइज्ड, और जिसने सरकार के पक्ष में फैसला दिया उसे बताया गया पेट्रियोटिक जज। दरअसल नैरेटिव कंट्रोल 2 लेवल पर हुआ, एक जजेस को डराने के लिए और दूसरा जनता को कंफ्यूज करने के लिए। क्योंकि अगर जनता को ये यकीन हो जाए कि जज विपक्ष के इशारे पर काम कर रहे हैं तो सरकार से कोई जवाबदेही बचती ही नहीं, और यही सबसे चालाक चाल थी। अभी हाल ही में एक और इंसिडेंट हुआ। सुप्रीम कोर्ट के लाइव प्रोसीडिंग्स के दौरान CJI BR गवई पर जूता फेंका गया। रीजन? क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु पर एक कमेंट किया था। जूता एक वकील ने फेंका, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी क्लियरेंस क्रॉस करके। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उस वकील पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया।
इसके बाद सोशल मीडिया ट्रोल्स और गोदी मीडिया सीजीआई गवई के खिलाफ सनातन विरोधी नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। और फिर होता है एक कोइंसिडेंस। सीजीआई गवई अपने रिटायरमेंट से ठीक पहले एक ऐसा फैसला सुनाते हैं जो मोदी गवर्नमेंट के लिए बिगेस्ट गिफ्ट बन जाता है। सीजीआई गवई की बेंच कहती है कि अब गवर्नर्स असेंबली से पास हुए बिल्स पर 3 महीने के अंदर डिसीजन देने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब गवर्नर्स बिल्स को जितना चाहे डिले कर सकता है। अब आप खुद सोचिए, क्या इस बात का कोई तुक बनता है? इस फैसले से गवर्नर को सीधे सीधे अनलिमिटेड पॉकेट वीटो पावर मिल जाती है और भारत में हर जज ये बात जानता है कि गवर्नर सिस्टम पर सबसे ज्यादा कौन सी सरकार डिपेंड रहती है? बीजेपी, क्योंकि केंद्र में बीजेपी है और गवर्नर्स वही अपॉइंट करती है। अब इमेजिन कीजिए, एक देश जहां एग्जीक्यूटिव जज को चुनता है, मीडिया जज को बदनाम करता है और पब्लिक जज पर भरोसा खो देती है। ऐसे देश में न्याय किस दिशा में जाएगा? अगर कल कोई जज सीबीआई के मिसयूज पर बोले तो उसे कहा जाएगा एंटी सिस्टम। अगर वो चुनाव आयोग की इम्पार्शियलिटी पर सवाल उठाए तो उसे पॉलिटिकल एजेंडा कहा जाएगा। यानी सरकार को सीधा सीधा दबाव बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मीडिया और ट्रोल्स ने वो काम अपने आप संभाल लिया है। और यही सबसे स्मार्ट कैप्चर है, जहां जुडिशरी फॉर्मली इंडिपेंडेंट दिखती है लेकिन साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट बना दी गई है। फियर, रिवार्ड और डिफॉर्मेशन, इन तीनों के बीच फंसी हुई एक पूरी संस्था। अब जरा डॉट्स कनेक्ट कीजिए। एक तरफ कलीजियम की फाइलें महीनों लटकाई जा रही हैं, तो दूसरी तरफ पसंदीदा नामों को रिकॉर्ड स्पीड में मंजूरी मिल रही है। एक तरफ आउटस्पोकन जजेस को दूर भेजा जा रहा है, तो दूसरी तरफ लॉयल फेसेस को प्रमोट किया जा रहा है। और अब सबसे खतरनाक बात, सुप्रीम कोर्ट खुद ये मान चुका है कि कुछ मामलों में उसने एग्जीक्यूटिव प्रेशर के चलते अपने फैसले बदले हैं। अब सवाल ये नहीं है कि जुडिशरी पर दबाव है या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम उस दबाव को देखने का साहस रखते हैं, क्योंकि जिस दिन हमने इसे नॉर्मल मान लिया उस दिन न्याय सिर्फ किताबों में रह जाएगा। आज जज नहीं बोल रहे तो कल आप नहीं बोल पाएंगे। आज कोर्ट चुप है तो कल आपकी आजादी चुप होगी। इसलिए ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, इसे शेयर कीजिए, सवाल पूछिए, हर उस सिस्टम से अकाउंटेबिलिटी मांगिए जो संविधान के नाम पर खामोशी बेच रहा है। क्योंकि जुडिशियल इंडिपेंडेंस को बचाने का मतलब है अपनी आजादी को बचाना। और याद रखिए, लोकतंत्र मरता नहीं है, उसे धीरे धीरे चुप कराया जाता है।